हमारा सब्जेक्ट का नाम है ओबीजी। ठीक है, ओबीजी जो है वो इसके अंदर जो है दो सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है ऑब्स्टेट्रिक और एक होता है गायनेकोलॉजी। तो ओबीजी जो है, ओबीजी के अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी की बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो 90% क्वेश्चन जो है वो ऑब्स्टेट्रिक पोर्शन से पूछे जाते हैं और जो 10% क्वेश्चन है वो गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट से जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा जो मेजर फोकस जो है वो रहेगा किसके ऊपर, ऑब्स्टेट्रिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम मेन जो है ऑब्स्टेट्रिक पहले पढ़ेंगे और लास्ट में जाके हम गायनेकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम जो है मतलब समझे कि ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या होता है। तो ऑब्स्टेट्रिक का सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है प्रेगनेंसी। सिंपल वर्ड्स के अंदर ऑब्स्टेट्रिक का जो मतलब है होता है प्रेगनेंसी। ठीक है, और प्रेगनेंसी का मतलब सबको पता है ना, फर्टिलाइजेशन से जो है वो कंसीव की जाती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ की होती है। ठीक है, और प्रेगनेंसी जो है किसका रिजल्ट होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी पॉसिबल होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। किसका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम जो होता है उन दोनों की फर्टिलाइजेशन से जो होती है प्रेगनेंसी अचीव होती है। तो प्रेगनेंसी के लिए जो है पहले रिस्पांसिबल होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट चाहिए ना, गैमेट चाहिए जैसे मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट जो है ओवम होता है। तो ये दोनों का फॉर्मेशन होना पहले जरूरी है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होंगे तभी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो दूसरा जो हमें चाहिए प्रेगनेंसी के लिए वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, गैमेट्स चाहिए। अब प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी कब कंसीव होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट जो है वो क्या होंगे, फॉर्मेशन होगी। पहले मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तभी तो जाके जो फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहले फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस और तीसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होती है वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो जो स्पर्म और ओवम है दोनों गैमेट है। स्पर्म एंड ओवम के अंदर हम बात करें कि ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है ना, स्पर्म और ओवम में ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, तो स्पर्म और ओवम के अंदर ज्यादा इंपोर्टेंट हम यहाँ किसको देते हैं, ओवम को देते हैं। क्यों, क्योंकि ओवम जो है वो क्या है, यहाँ किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। प्रेगनेंसी किसके अंदर होगी, फीमेल के अंदर होगी, इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंस किसको देंगे, हम ओवम को देंगे। और ओवम किससे मिलेगा ना, ओवम किससे मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। इसीलिए प्रेगनेंसी को पढ़ने के लिए, हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इन तीनों चीजों के बारे में, इन तीनों टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारा सब्जेक्ट जो प्रेगनेंसी वो स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो तीन टॉपिक होते हैं कौन से, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले इन तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जब ये तीन टॉपिक होंगे तभी क्या आएगी, प्रेगनेंसी आएगी ना। क्या चाहिए सबसे पहले, प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन चाहिए ना। फर्टिलाइजेशन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, ओवम एंड स्पर्म से। और ओवम स्पर्म किससे मिलेगी, गैमेटोजेनेसिस से। जब हमें इसके बारे में पता चलेगा उसके बाद ही हम क्या पढ़ पाएंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन पढ़ पाएंगे। और ओवम जो है वो किससे मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, अभी जो है सबसे पहले हमारा जो टॉपिक, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। और हमारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर टोटल तीन टॉपिक आते हैं, कौन से, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे जो है ओव्यूलेशन होता है, कैसे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से ओवम मिलता है। ठीक है, और फिर जो है ओवम के बाद कैसे जो है गैमेटोजेनेसिस होता है, कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में जाके जब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब ओवम और स्पर्म का दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। और हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ओबीजी यानी ऑब्स्टेट्रिक, हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होता है किससे, प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है बच्चे की बर्थ में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके पर्पस की बात करें। देखो जो नॉन मेडिकल से हैं लोग, उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या मतलब, सीधे शब्दों में उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, क्या होना, ब्लीडिंग होना है ना, महीने में हर महीने 5 से 7 दिन क्या होना, ब्लीडिंग होना, हर महीने 5 से 7 दिन ब्लीडिंग होना ही क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है। नॉर्मल लोगों के लिए जो नॉन मेडिकल से, लेकिन हमारे लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, हमारे लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है क्या मिलना, ओवम मिलना, क्या मिलना, ओवम, और जिसको हम सेकेंडरी ओसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दोनों पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला पर्पस है जो कि हमें पता है क्या मिलना, ओवम मिलना। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बाकी लोग जो नॉन मेडिकल से हैं लोग, उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, महीने में हर 5 से 7 दिन क्या आना, ब्लीडिंग आना, तो ब्लीडिंग। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो दो पर्पस होते हैं, एक ओवम का रिलीज होना है ना, और एक ब्लीडिंग का होना। ठीक है, तो जो ओवम जो होता है, ओवम कहां से मिलता है हमें, ओवम मिलता है हमें कहां से, ओवरी से। ठीक है, ओवम जो है वो कहां से मिलेगा, ओवरी से मिलेगा। ओवरी से मेल के अंदर होती है। ठीक है, ओवम कहां से मिलेगा, ओवरी से मिलेगा। उसके बाद ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहां पे होती है, यूट्रस के अंदर होती है। ठीक है, तो ओवम जो है, ओवम जो होता है वो ओवरी से मिलता है और ब्लीडिंग कहां से मिलती है, यूट्रस से मिलती है। तो ऐसे चेंजेस जो ओवरी के अंदर चलते हैं, ऐसे चेंजेस जो ओवरी के अंदर चलते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है, जिसकी वजह से ओवम रिलीज होता है, उस साइकिल को क्या बोलते हैं, ओवरियन साइकिल। द साइकिल बाय व्हिच ओवम इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, ओवरियन साइकिल बोलेंगे। तो ओवरी से जो है ओवम रिलीज होता है, और ओवरी से ओवम का रिलीज होना है ना, 14 घंटे के ऊपर ओवरी से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। और जिस साइकिल के अंदर ओवम रिलीज होता है उस साइकिल को क्या बोलते हैं हम, ओवरियन साइकिल जो है वो बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दूसरा पर्पस होता है वो होता है ब्लीडिंग, जो कि सबको पता है। ब्लीडिंग, ये जो ब्लीडिंग है वो कहां से होती है, यूट्रस से होती है। ठीक है, सो द साइकिल बाय व्हिच bleeding present or vaginally is called as uterine cycle। ठीक है, जिस साइकिल के अंदर ब्लीडिंग होती है उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन साइकिल जो है बोलते हैं। अब देखो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो क्या चाहिए हमें, तो पर्पस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो दो मेन पर्पस होते हैं, एक ओवुलेशन करवाना, दूसरा जो है ऊपर vaginally ब्लीडिंग करवाना यूट्रस से। ठीक है, तो बेसिक पर्पस समझ में आया सबको, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, उसके बाद बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने के लिए जो है हार्मोन का जो है वो मेन रोल होता है। हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने के लिए। देखो अगर हार्मोन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, अगर हार्मोन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। ठीक है, अगर हार्मोन है तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी, अगर हार्मोन नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो जैसे हर एक फीमेल को फीमेल बनाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, हार्मोन रिस्पांसिबल है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है क्या करने के लिए, सही से चलाने के लिए, हर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो आ सके उसके लिए कौन रिस्पांसिबल है, हार्मोन रिस्पांसिबल। ओके, तो अभी जो है क्या है, अभी क्या समझा हमने, अब आगे क्या समझेंगे, हमने इंट्रोडक्शन समझा। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने समझा कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पर्पस क्या है। तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेन दो पर्पस होते हैं, एक तो क्या करवाना, ओवुलेशन करवाना, और एक हर महीने जो है क्या करवाना, वेजाइनल ब्लीडिंग करवाना यूट्रस से। ठीक है, और इन दोनों पर्पस को अचीव करने के लिए जो है वो दो साइकिल चलती है। एक साइकिल होती है जो ओवरी के अंदर चलती है, एक साइकिल होती है जो यूट्रस के अंदर चलती है। ओवरी के अंदर जो साइकिल चलती है उस साइकिल को हम ओवरियन साइकिल बोलते हैं, और यूट्रस के अंदर जो साइकिल चलती है उस साइकिल को हम यूटेराइन साइकिल बोलते हैं। ओवरियन साइकिल की हेल्प से हमें ओवम मिलता है, और यूटेराइन साइकिल की हेल्प से जो है वो हर जो मंथ में 5 से 7 दिन जो ब्लीडिंग जो देखने को मिलती है। क्लियर है, समझ में आया, लिखिए सबने। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी अपन पढ़ रहे थे कि हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लाने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
बारे में देखेंगे कि कैसे हार्मोन जो है वो रिस्पांसिबल होंगे किसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को अराइज करवाने के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, अगर मेंस्ट्रुअल हार्मोन नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो चीज डिस्कस करेंगे। तो देखो अरे भैया यहाँ पे HPO और HPG, HPO और HPG का मतलब क्या है, यहाँ पे H का मतलब है हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पे H का मतलब है हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे P का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे O का मतलब है ओवरी, और यहाँ पे G का है तो G का मतलब है गोनाड्स। तो गोनाड्स के बारे में ऑलरेडी सबको पता है ना, मेल एंड फीमेल के गोनाड्स के बारे में पता है, जैसे फीमेल गोनाड होती है ओवरी और मेल गोनाड क्या होती है टेस्टिस होती है, ठीक है। तो H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, O फॉर ओवरी। तो ये जो तीन ऑर्गन के मैंने नाम लिखे हैं, ये तीनों ऑर्गन क्या करते हैं, ये तीनों ऑर्गन क्या करेंगे, यहाँ पे हार्मोन्स का सीक्रेशन करेंगे, और वो हार्मोन हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए क्या रहेंगी, रिस्पांसिबल होंगी। देखो हमारी बॉडी के अंदर वैसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम वो हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जिनका इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है इन ऑर्गन के नाम, उसी सीक्वेंस के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर सबसे ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, हाइपो ब्रेन के अंदर ऊपर सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द किसके हाइपोथैलेमस की क्या प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और नीचे क्या प्रेजेंट होता है ओवरी, है ना। ये इनकी ब्रेन के अंदर सीक्वेंस बताई, हमारी बॉडी के अंदर सीक्वेंस बताई कि जैसे जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, फिर ओवरी और गोनाड्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गन है कुछ हार्मोन को बनाते हैं और ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, हार्मोन को बना के उनको ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, और वो हार्मोन ब्लड की हेल्प से अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं, और जो भी उनका पर्टिकुलर फंक्शन है, जो भी उनको काम करवाना है उस काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है GnRH। पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो बहुत सारे हार्मोन बनाती है, लेकिन अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो हार्मोन बनाएगी FSH एंड LH, ठीक है। उसके बाद ओवरी से भी दो हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सबसे पहले बात करें GnRH की, तो जो GnRH है इसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। सबसे पहले जो है GnRH की बात करें तो GnRH जो हार्मोन है वो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। ये जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद जो हमारी गोनाड्स है ओवरी एंड टेस्टिस, उन गोनाड्स के ऊपर जाके काम करता है और उनको बोलता है ग्रोथ करने के लिए, उनको बोलेगा कि ग्रो करो और क्या निकालो, गैमेट निकालो, ठीक है। तो GnRH जो होता है एक्ट ऑन गोनाड्स पे एक्ट करेगा, and stimulate them for their growth and release of gamete, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आया। गैमेट्स का मतलब होता है स्पर्म एंड ओवम, मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म ओवम। अब GnRH की बात करें तो देखो GnRH हार्मोन जो है अभी बताया हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद जो हमारी क्या है गोनाड्स है, मेल के अंदर जो है टेस्टिस होती है, फीमेल के अंदर जो है ओवरी होती है। तो जो है GnRH जो है गोनाड्स पे जाके काम करेगा, उनको क्या बोलेगा कि ग्रोथ करो और गैमेट्स रिलीज कराओ, है ना, ग्रोथ करो और गैमेट्स को रिलीज कराओ, ये काम होगा किसका, GnRH। तो GnRH क्या करता है, कंट्रोलर पावर की जैसे काम करता है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, एक मेन बॉडी होती है जो क्या करती है, सबको सबके ऊपर कंट्रोल करती है, सबको जो है क्या करती है, काम करने के लिए बोलती है। तो ये क्या कर रहा है, ये खुद काम नहीं कर रहा, ये दूसरे हार्मोन को बोलेगा कि तुम काम करो, ठीक है, ये दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएगा कि तुम काम करो। तो ये क्या करवा रहा है, ये गोनाड्स को बोलता है कि तुम काम करो, ठीक है। गोनाड्स को जो काम करने के लिए बोलता है, काम क्या, गैमेट्स निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो देखो होता है क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस की तीनों लेयर होती है, सबको पता है, ठीक है। हमारे यूट्रस के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस है उसकी तीन लेयर होती है, तो हमने कैसे देखा, बाहर से अंदर की तरफ देखा, सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम लेयर है, बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम लेयर, और सबसे जो इनरमोस्ट लेयर है उसका नाम है एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। अब ये लेयर की खास बात क्या होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें एंडोमेट्रियम लेयर, है ना। सबसे पहले एंडोमेट्रियम लेयर की खास बात क्या होती है, तो एंडोमेट्रियम लेयर की खास बात ये होती है कि एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर बहुत सारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम ग्रंथियां बोलते हैं। तो बहुत सारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसके अंदर इस तरीके से। उसके बाद बात करें मायोमेट्रियम लेयर की, तो जहां भी मायो बढ़ाता है, मायो का मतलब होता है मसल्स, तो जो मिडल वाली जो लेयर होती है, यूट्रस की जो मिडल वाली लेयर होती है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मसल्स जो है प्रेजेंट होती है, ये जो मसल्स होती है, मसल्स होती है इसके अंदर, उसके साथ साथ जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से तीन लेयर होती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इस बाहर वाली लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम लेयर, बीच वाली जो लेयर होती है इसका नाम होता है मायोमेट्रियम लेयर, और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है यूट्रस के अंदर उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। अब जो पेरीमेट्रियम लेयर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पेरीमेट्रियम का रोल नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या खास चीज है जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काम आएगी। तो सबसे पहले बात करें हम इसकी एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मायोमेट्रियम की क्या खास बात होती है, तो मायोमेट्रियम की खास बात होती है कि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो है वो पाई जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये तो देखा यूट्रस के बारे में, ये हमने एक बार यहाँ पे देखी यूट्रस के बारे में, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारी जो हार्मोन है वो हमारी ओवरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है हमारी ओवरी, ठीक है। सबसे बाहर ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स, है ना, और उन्हीं फॉलिकल से जाके आगे हमें क्या मिलता है, ओवम मिलता है, अंडा मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा सा फॉलिकल बना के दिखा रही हूं मैं। तो ये जैसे ओवरी के अंदर जो है ओवम क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल प्रेजेंट है, और फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉलिकल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है ओवम और सेकेंडरी oocyte, जो कि हमें क्या चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। जी हाँ, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है मायोमेट्रियम लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये होता है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे बहुत सारे फॉलिकल्स, जिनमें से किसी एक फॉलिकल को मैंने यहाँ पे डिनोट करके दिखाया है। ये जो फॉलिकल है फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओवम, ठीक है, ये ओवम प्रेजेंट है। अब जो हमारी फॉलिकल जो है, हमारी जो फॉलिकल है
ये फॉलिकल भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक इसके बाहर की तरफ लेयर होगी और एक जो अंदर की तरफ लेयर होगी। जो हमारी बाहर वाली लेयर होगी आउटर लेयर, जो बाहर वाली लेयर है हमारी उसको हम बोलेंगे आउटर लेयर, और इसका नाम होता है थीका लेयर। जो आउटर लेयर है इसका नाम होता है थीका लेयर। उसके बाद जो हमारी इनर लेयर होती है फॉलिकल की, अंदर वाली लेयर, इनर लेयर का नाम होता है ग्रैन्युलोसा लेयर। ठीक है, तो जो फॉलिकल है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है, एक बाहर की तरफ होती है, एक अंदर की तरफ होती है। जो बाहर की तरफ लेयर है उस लेयर का नाम होता है थीका लेयर, और थीका लेयर क्या है, आउटर लेयर है। उसके बाद जो इनर लेयर होती है उसका नाम होता है ग्रैन्युलोसा लेयर। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखी किसी ओवरी, कितना समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गई, यूट्रस की ओवरी की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। इन्हीं के बिहाफ पे जो हम क्या पढ़ेंगे, हमारे हार्मोन्स का जो फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बहुत खास बात देखो कि हमने जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर जो बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो मायोमेट्रियम लेयर होती है हमारी उसके अंदर जो क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ओवरी के अंदर देखा, ओवरी के अंदर जो बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से मैंने फॉलिकल्स को क्या करके दिखाया, डिनोट करके दिखाया। जिसमें फॉलिकल की जो आउटर लेयर होती है उसको हम थीका लेयर बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा लेयर बोलते हैं। और इस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ओवम, जो कि हमें क्या चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल से चाहिए। ठीक है, अब लास्ट जैसे हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, जैसे लास्ट डिस्कस कर रहे थे हम किसके बारे में, जीएनआरएच के बारे में। जैसे जीएनआरएच के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि जीएनआरएच क्या करता है, दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, खुद काम नहीं करता, दूसरे हार्मोन को बोलता है कि तुम काम करो। ठीक है, दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, जो हमारी गोनाड्स है उन गोनाड्स की ग्रोथ करवाएगा, उनको क्या बोलेगा कि गैमेट निकालो, गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम निकालो। तो जीएनआरएच जो है सबसे पहले जो है, अब हार्मोन कैसे जाते हैं उनके पास पता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो जीएनआरएच है वो हाइपोथैलेमस से बनेगा, हाइपोथैलेमस से बनने के बाद ब्लड में रिलीज हो जाएगा, और ब्लड के थ्रू जो सर्कुलेट होकर जाएगा किसके पास, ओवरी के पास जाएगा। ठीक है, और ओवरी क्या है, फीमेल गैमेट, ओवरी को बोलेगा क्या होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बोलेगा, और किस चीज के लिए बोलेगा, ओवम को रिलीज करवाने के लिए बोलेगा, है ना, ओवरी को क्या करवाने के लिए बोलेगा, रिलीज करवाने के लिए बोलेगा। और ओवरी का क्या रिस्पांस होगा इसके अंदर, क्या करवाया जाए, ग्रोथ करवाया जाए, पहले फॉलिकल्स को क्या करवाया जाए, मैच्योर करवाया जाए, तभी तो क्या होगा, वो रिलीज होगा। तो देखो क्या होता है कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस कंडीशन में होते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो इमैच्योर कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। ये जो फॉलिकल्स है वो ओवरी के अंदर इमैच्योर कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन इमैच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस मैच्योर फॉलिकल से जाके क्या हो पाएगा, ओवम जो है वो रिलीज हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीएनआरएच ने क्या किया, जीएनआरएच ने सबसे पहले क्या स्टिमुलेट किया कि क्या करे, गैमेट बनाए। यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पे गैमेट, कौन सा गैमेट चाहिए हमें, ओवम चाहिए, है ना, सेकेंडरी ओवाइड और ओवम चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो ओवरी को स्टिमुलेट करवाने के लिए सबसे पहला जो हार्मोन आएगा एफएसएच हार्मोन आएगा। देखो जैसे जीएनआरएच का फंक्शन पता चल गया कि ये क्या करवा रहा है, स्टिमुलेट करवा रहा है, कि दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएगा क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो सबसे पहले कौन रिलीज होगा, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो जाके रिलीज होगा। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एफएसएच हमने दोने यानी ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगी। पानी आने का नहीं समझाएगा। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करवाएगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगी। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, खान बैठाइए कहां रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद जो है वो जाके एक्ट करेगा किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, अब ओवरी के अंदर बात करें, देखो ये है हमारी ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या था, ठीक है, बात करें ओवरी की। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हुआ, रिलीज हुआ। हाँ, जो जीएनआरएच हार्मोन है वो क्या करेगा, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, जिसके रिस्पांस में जाके एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, जो जीएनआरएच है, जीएनआरएच की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करवा दे, स्टिमुलेट करवा दे, उनको क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। और इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं जो दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करवा दे, बंद करवा दे, वो इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। तो जीएनआरएच हार्मोन जो होगा वो पिट्यूटरी से एफएसएच को स्टिमुलेट करवाएगा। ठीक है, और फिर एफएसएच आएगा, और एफएसएच आके एक्ट करेगा किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर। अब ओवरी के अंदर भी जो सबसे इनर लेयर है, ये जो फॉलिकल की जो सबसे इनर लेयर है ग्रैनुलोसा लेयर, उस पे आके क्या करेगा, एक्ट करेगा, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, इस ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर, इस ग्रैनुलोसा लेयर के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा, और क्या करवाएगा, फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। जो एफएसएच हार्मोन है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पांसिबल होगा। ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं उनमें से किसी एक फॉलिकल की जो ग्रैनुलोसा लेयर है जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है उस पे जाके काम करेगा, और क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, इसकी फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा, फॉलिकल की क्या करवा देगा, ग्रोथ करवा देगा। अब जब फॉलिकल की ग्रोथ हो जाएगी, है ना, जब फॉलिकल की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, तो इस फॉलिकल से क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा। जैसे इस फॉलिकल की ग्रोथ होगी तो इस फॉलिकल से क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। मेजर अमाउंट में क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, और मिनिमम अमाउंट में जो इससे रिलीज होगा, इनहिबिन बी हार्मोन। ठीक है, इतना समझ में आया कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवरी के अंदर जाएगा, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल प्रेजेंट है बहुत सारे फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, उनमें से किसी एक फॉलिकल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उस लेयर पे जाके एक्ट करेगा, और जो इमैच्योर फॉलिकल है उसकी क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। जब ग्रोथ फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस ग्रोथ फॉलिकल से जो है वो दो हार्मोन बनेंगे, मेजर अमाउंट में तो एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, और लेस अमाउंट में जो है वो इनहिबिन हार्मोन का फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनहिबिन बी हार्मोन की। जो इनहिबिन बी हार्मोन है ये काम क्या करता है, तो इनहिबिन बी हार्मोन का काम है कि ये क्या करवा देगा, एफएसएच के सीक्रेशन को बंद करवा देगा। इनहिबिन बी हार्मोन जो है वो एफएसएच के सीक्रेशन को बंद करवाने के लिए क्या देगा, रिस्पांसिबल होगा। जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और इनहिबिन बी हार्मोन, इनहिबिन बी हार्मोन ने क्या किया, जो एफएसएच रिलीज हो रहा था उस एफएसएच को इनहिबिट करवा दिया, उस एफएसएच की सीक्रेशन को बंद करवा दिया। ठीक है, अब बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन की। नहीं ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, लिख लो सभी। तो इतना समझ में आ गया सबको, इतना समझ में आ गया कि देखो कि सबसे पहले जो है जीएनआरएच ने सिर्फ स्टिमुलेट कर दिया एफएसएच को, ना, जीएनआरएच ने जो है एफएसएच को स्टिमुलेट कर दिया, एफएसएच स्टिमुलेट होकर रिलीज हो गया ब्लड में, ब्लड की हेल्प से ओवरी के अंदर आ गया, ओवरी के अंदर आने के बाद जो है, ओवरी के अंदर आने के बाद जो है वो फॉलिकल पे काम कर रहा है, और फॉलिकल के अंदर भी किस पे काम कर रहा है, फॉलिकल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उस पे काम कर रहा है ना, और क्या करवा रहा है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहा है, जो कि हमने यहाँ तक पढ़ा। और ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, जो फॉलिकल की ग्रोथ हुई है उस फॉलिकल से दो हार्मोन रिलीज होंगे, मेजर अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, और लेस अमाउंट में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, इनहिबिन बी हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है सबने, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज होंगे, तो इनहिबिन बी का फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। इनहिबिन बी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एफएसएच की सीक्रेशन को क्या करवा रहा है, बंद करवा रहा है। ठीक है, इनहिबिन बी जो है वो मैच्योर फॉलिकल से निकला है, एफएसएच ने जो मैच्योर फॉलिकल बनाया है, देखो इधर यहाँ पे बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन आएगा,
ओवरी के ऊपर आपने किसने काम किया था? एफएसएच ने काम किया था। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? इमेच्योर फॉलिकल प्रेजेंट है। इनमें से किसी एक फॉलिकल को एफएसएच क्या करवाएगा? मैच्योर करवाएगा। है ना? इनमें से किसी एक फॉलिकल को मैच्योर करवाएगा और ये जो मैच्योर फॉलिकल बनेगा उस मैच्योर फॉलिकल से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा और एक इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, और इनहिबिटिंग का फंक्शन पढ़ लिया हमने। इनहिबिटिंग क्या कर रहा है? एफएसएच की सीक्रेशन को बंद करवा रहा है। दूसरी बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये ग्लैंड लविंग हार्मोन होता है। इस हार्मोन को जो है ग्लैंड से बहुत प्यार होता है। ठीक है, इसको ग्लैंड लविंग हार्मोन बोला जाता है। ये जो है वो ग्लैंड लविंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा था यूट्रस की और ओवरी की एनाटॉमी पढ़ी थी तो हमने ग्लैंड पढ़ी थी, तो ग्लैंड हमने पढ़ी थी यूट्रस के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है? वो ग्लैंड लविंग हार्मोन है। ये आपके काम करेगा किसके ऊपर? एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ एस्ट्रोजन? मैच्योर फॉलिकल से रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद जो है यूट्रस के अंदर आएगा। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है कौन सी? एंडोमेट्रियम लेयर। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसके ऊपर काम करेगा और इस एंडोमेट्रियम की क्या करवा देगा? ग्रोथ करवा देगा। एंडोमेट्रियम की क्या करवा देगा? ग्रोथ करवा देगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम छोटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव की वजह से जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, इतना समझना है एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी ग्रोथ करवा रहा है। एंडोमेट्रियम लेयर को थिक करवाने के लिए क्या कर रहा है? ठीक है, तो एस्ट्रोजन ये काम करता है। उसके बाद क्या होता है? एस्ट्रोजन दो काम करेगा। एक तो क्या करेगा? जो एफएसएच पहले से सीक्रेट हो रहा था उस एफएसएच को क्या करवा देगा? बंद करवा देगा। ठीक है, देखो अगर एक हार्मोन आ रहा है तो जो दूसरा हार्मोन है उसको जाना पड़ेगा। इससे पहले एफएसएच आ रहा था तो अब क्या है? एफएसएच को खत्म करना पड़ेगा और एलएच को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या करेगा कि जो एफएसएच पहले रिलीज हो रहा था उस एफएसएच की सीक्रेशन को क्या करवा देगा? बंद करवा देगा और एलएच की सीक्रेशन को क्या करवा देगा? ये स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, एलएच की सीक्रेशन को क्या करवा देगा? स्टार्ट करवा देगा। अब एलएच की बात करें हम नेक्स्ट है हमारा एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये भी सेम रिलीज होगा किससे? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होगा। ये आके काम करेगा किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर ही काम करेगा। ओवरी के अंदर भी कहां काम करेगा? ठीक है, हार्मोन के थ्रू, हार्मोन की हेल्प से आएगा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर भी जो है फॉलिकल पे काम करेगा और फॉलिकल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उस पे काम करेगा। आउटर लेयर ऑफ फॉलिकल और आउटर लेयर ऑफ फॉलिकल का क्या नाम होता है? थीका लेयर। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है रिलीज हुआ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, रिलीज होने के बाद ओवरी पे काम करेगा। ओवरी के अंदर भी कहां काम करेगा? जो फॉलिकल है, फॉलिकल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उस पे जाके क्या करेगा? ये काम करेगा। ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है फॉलिकल की, इसके ऊपर आके काम करेगा कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और इसके अंदर चला जाएगा फॉलिकल के। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा यहाँ पे एक्ट करेगा किसके ऊपर? आउटर लेयर पे, जिसकी वजह से क्या होगा? ओवुलेशन जो है क्या होगा? पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ओवम को रिलीज करवाने के लिए, ओवुलेशन करवाने के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिस्पांसिबल होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया, आउटर लेयर पे काम किया और क्या करवा दिया इसने? ओवम जो है उसको बाहर रिलीज करवा दिया। ओवम को क्या करवा दिया? बाहर रिलीज करवा दिया। ठीक है, तो देखो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो दो काम कर रहा है। एक तो इसने क्या करवाया? ओवुलेशन करवाया, ओवम को रिलीज करवाया। दूसरा क्या काम करेगा? ये जो फॉलिकल है इस फॉलिकल को कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। जब ओवम बाहर निकल जाएगा तो उस पूरी स्ट्रक्चर को किसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा? एक येलो बॉडी के अंदर कन्वर्ट करवा देगा और उस येलो बॉडी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद जो है इसने दो फंक्शन परफॉर्म करवाए। एक तो इसने क्या करवाया? ओवुलेशन करवाया। दूसरे इसने क्या करवाया? इसने कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाया। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने दो फंक्शन करवाए। एक तो ओवुलेशन करवाया, यानी ओवम का रिलीज होने को ही हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम का क्या करवा दिया? फॉर्मेशन करवा दिया। अब देखो ओवुलेशन होता है, ठीक है, 40 मिनट के ऊपर ना ओवुलेशन होता है जिसके अंदर ओवम रिलीज होता है। ओवम क्या होता है? रिलीज होता है। ये जो ओवम है इस ओवम का 12 से लेकर 24 घंटे का लाइफ स्पैन होता है। इसका 12 से 24 आवर्स का जो इसका लाइफ स्पैन होता है। 12 से 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म अवेलेबल होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू होगा ना। और अगर 12 से 24 घंटे के अंदर क्या नहीं होता? स्पर्म अवेलेबल नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो एक तरफ तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवा दिया? ओवुलेशन करवा दिया। दूसरी तरफ क्या करवा दिया? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवा दिया। कॉर्पस ल्यूटियम किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या था? पहले एक फॉलिकल था ना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या था? पहले एक मैच्योर फॉलिकल था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाया? उस फॉलिकल को किसमें कन्वर्ट करवा दिया? ल्यूटियम में कन्वर्ट करवा दिया। आज समझ में, पहले एक मैच्योर फॉलिकल था, उस मैच्योर फॉलिकल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या करवा दिया? कन्वर्ट करवा दिया। अब नेक्स्ट जो हम बात करें कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है किसने करवाया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इससे दो हार्मोन रिलीज होंगे। इससे दो हार्मोन रिलीज होंगे। इससे मेजर अमाउंट में तो जो है मेजर अमाउंट में से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मेजर अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाएगा और मिनिमम अमाउंट में यानी कि लेस अमाउंट में ये रिलीज करवाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। मिनिमम और लेस अमाउंट में जो ये रिलीज करवाएगा किसको? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है जो कि येलो बॉडी है, पहले का एक मैच्योर फॉलिकल था, वो मैच्योर फॉलिकल एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो गया जिसको हमने नाम दिया क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन रिलीज होंगे। मेजर अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और लेस अमाउंट में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं दोनों की फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, दोनों की फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि हमारी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, देखो ये जो हमारा यूट्रस है, इस यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, इस एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर काम करेगा और इस एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करवा देगा? ग्रो करवा देगा। क्या करवा देगा? ग्रो करवा देगा, जिससे एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हम बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलैक्स करवाने के लिए रिस्पांसिबल है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्स करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ये कहां काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मायोमेट्रियम पे काम करेगा और मायोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है इन ब्लड वेसल को क्या करवा देगा? ये रिलैक्स करवा देगा। ब्लड वेसल को क्या करवा देगा? रिलैक्स करवा देगा। जब ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर ब्लड वेसल क्या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो सप्लाई क्या होगी? कम होगी या नहीं होगी। और अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन का पढ़ लिया था। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है? ये जो ब्लड वेसल है इन ब्लड वेसल को रिलैक्स करवा देगा, डायलेट करवा देगा, जिसकी वजह से यहां पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगा और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तो जो अपनी लेयर एंडोमेट्रियम लेयर वो और ज्यादा अच्छे से क्या कर पाएगी? ग्रो कर पाएगी और क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया सबको? दूसरा जो हम देखें, ये तो एक फंक्शन हमने देखा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करवा रहा है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा रहा है, जिससे ब्लड की सप्लाई बढ़ी, न्यूट्रिशन बढ़ा और एंडोमेट्रियम लेयर और ज्यादा क्या हो गई? ठीक हो गई। दूसरी तरफ जो है जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग
उसको हम प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है ना। कैसे मेंटेन करके रखता है, जैसे आपने क्या करवाया है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाया है। अगर ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, किसके पास सप्लाई बढ़ जाएगी, यूट्रस के पास सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर यूट्रस के पास सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को ज्यादा अच्छे से मिल पाएगा, ब्लड सप्लाई हो पाएगी, और बच्चे को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी तो क्या होगा, बच्चे का अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इस वजह से क्या बोला गया है, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन बोला गया है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, समझ में आया सबको। जैसे ये क्या करवा रहा है, इन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवा रहा है। जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाएगी। बच्चा कहाँ ग्रो करता है, यूट्रस के अंदर होता है, बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, तो एंडोमेट्रियम से अटैच रहता है। तो न्यूट्रिशन के अंदर जो यूट्रस को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी तो बच्चे को भी ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये चेक करता है कि ये डिपेंड करता है, देखो जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चेक करेगा कि अगर क्या है, फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, अगर क्या हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या रहेगा, पूरे 9 महीने तक फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब प्रेगनेंसी भी कंसीव हुई। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरे 9 महीने तक प्रेजेंट रहेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, कैसे मेंटेन करेगा वो चीज हमने समझी है। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये देखेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन बंद हो गया तो उससे क्या चीजें आएंगी, देखो कि पहले हमने क्या फंक्शन बताया कि ये क्या कर रहा है, यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करवा रहा है, जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। अब क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो गया, जैसे इसका सीक्रेशन स्टॉप हो गया तो उससे क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही बंद होगा तो क्या डेवलप हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। और जैसे कि वैसोकंस्ट्रिक्शन डेवलप होगा तो जो मायोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और मायोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो एंडोमेट्रियम को सप्लाई नहीं होगी, और अगर एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम क्या करने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। और जैसे एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी जिसकी वजह से हमें पर वेजाइनल क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, एंडोमेट्रियम के पास अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम हो जाएगी, टूटने लग जाएगी और उनकी जो है वो खाली होने लग जाएगी पर वेजाइनल, जिसकी वजह से हमें और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 से 7 दिन होते हैं उनके अंदर हमें पर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस समझ में आया सबको कि किस तरीके से हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से, देखो टोटल 5 हार्मोन थे, जीएनआरएच हार्मोन, उसके बाद एफएसएच और एलएच हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। टोटल 5 हार्मोन है जो कि क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं। जीएनआरएच सिर्फ क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। देखो एक ब्रीफली समझते हैं इस पूरे को। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, ओवरी क्या काम किया, ओवरी के अंदर जो इमेच्योर फोलिकल था उस इमेच्योर फोलिकल से क्या बना दिया, मैच्योर फोलिकल बना दिया। ठीक है, सबसे पहले जो है वो क्या है, सबसे पहले एफएसएच हार्मोन आया। एफएसएच हार्मोन जो है वो आपकी एक्टिंग है किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर। ओवरी के अंदर जो बहुत सारी इमेच्योर फोलिकल है उन सारी इमेच्योर फोलिकल में से किसी एक इमेच्योर फोलिकल को एफएसएच क्या करवा देगा, मैच्योर करवा देगा। ठीक है, अब उस मैच्योर फोलिकल से जो है वो दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक जो है वो इनहिबिन बी हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा और एक इनहिबिन बी हार्मोन रिलीज होगा। इनहिबिन बी क्या करेगा, एफएसएच की सीक्रेशन को बंद कर देगा। दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा और एफएसएच हार्मोन की सीक्रेशन को क्या करवाएगा, बंद करवाएगा। ठीक है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने आपके काम किया किसके ऊपर, वापस से फोलिकल के ऊपर आपके काम किया। फोलिकल को क्या करवाया, फोलिकल को रप्चर करवाया, जिसकी वजह से हार्मोन जो है वो रिलीज हो गया। दूसरा जो बचा हुआ पार्ट था इस फोलिकल को किसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करवा दिया। और कॉर्पस ल्यूटियम से आगे जाके वापस से दो हार्मोन रिलीज हुए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में एस्ट्रोजन हार्मोन ने इनडायरेक्टली क्या करवाया, जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसको जो है वो ठीक करवाने के लिए काम किया। क्लियर है, समझ में आया सबको इतना। प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन नहीं करती। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछो। मम्मी के लगी डंडा के लोगों है दो किलो को है कौन खाओगे तुम लोग ओके, थैंक यू। अरे लगे ये जाने जाकर डंडा ले आइए तो और जो लियो मान जो जाकर तो काका कारो फौजी वाले का बड़ा ले आइए चाचा फौजी आजू काका फौजी वाले का बड़ा मांगा तुरंत फौजी वाले जाने की